संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ है। इस बिल को पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली, फिर इसे सदन में पेश किया गया। इस बिल पर चर्चा के लिए आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सदन में इस बिल पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया गया है। ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है कि कांग्रेस की ओर से मुख्य वक्ता के तौर पर सोनिया गांधी सदन को संबोधित करेंगी। साथ ही खबरें यह भी आ रही है कि सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में निर्मला सीतारमण सदन में बोलेंगी। इनके अलावा भी स्मृति ईरानी समेत कई नेता इस बिल पर आज चर्चा करेंगी, जिसमें दिया कुमारी, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल है। इस बिल को कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। हालांकि सरकार की मंशा पर भी कुछ विपक्षी नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। खंडवा जिले में नर्मदा नदी किनारे स्थित ओंकारेश्वर मंदिरों का शहर है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में स्थित है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक व हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मांधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अधिकारी ने बताया कि चौहान को 18 सितंबर को भव्य प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कार्यक्रम को 21 सितंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है। कनाडा और भारत के ताजा टकराव के बीच ब्रिटेन ने साफ किया है कि भारत के साथ चल रहे उसके मुक्त व्यापार वार्ता FTA पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने पत्रकारों से भारत ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ने के सवाल पर साफ किया कि ब्रिटेन कनाडा के अधिकारियों से करीबी संपर्क बनाए रखेगा। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि वह खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत में संभावित संबंधों के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रहे हैं। कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित किया। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत में एक घोषित आतंकवादी था। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने मंगलवार को कनाडा के इन दावों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और जवाबी कार्रवाई में उनके एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कनाडाई अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के दौरान टिप्पणी करना अनुचित होगा। सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता पर काम पहले की तरह जारी है। लोकसभा में मौजूदा समय में 82 महिला सदस्य हैं। कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाएं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी। इस बिल के तहत लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती है। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होगी। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगी, वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया है। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, वहां महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। विधायक के प्रावधान 2024 में लागू नहीं होंगे। बिल बनने के बाद इसे लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि किसी को भी इंडिया और भारत के बीच अनावश्यक दरार पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। भारत और 5 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद परिसर में लोकसभा में बोलते हुए चौधरी ने नए संसद भवन में प्रस्तावना पढ़ी। यह संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबिल से कम नहीं है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। बेहतर होगा कि कोई भी अनावश्यक रूप से दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश न करे।
तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम धोबियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब मुस्लिम धोबियों को हर महीने 250 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग लॉन्ड्री चलाते हैं या फिर धोबी घाट पर काम करते हैं, उन्हें सरकार हर महीने 250 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी। सरकार की ओर से इस बाबत जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें तेलंगाना धोबी सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड, बीसी कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम धोबी समुदाय से जुड़े लोगों को यह मदद मुहैया कराई जाए। संसद के नए भवन में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया और कहा कि महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर कई सरकारों ने कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। अब महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। पीएम मोदी ने अपनी अपील में कहा कि सभी सांसद इसे सर्वसम्मति से पास कराएं। यह पावन शुरुआत हो रही है। यह सर्वसम्मति से कानून बने तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बीते कई सालों में महिला आरक्षण को लेकर कई वाद विवाद और चर्चाएं हो चुकी है। यह बिल सबसे पहले 1996 में पेश हुआ था। इसके बाद कई बार कोशिशें हो चुकी है, लेकिन उसे पास कराने के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटा नहीं पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ने नई संसद में जानकारी दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। एक मार्मिक क्षण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष समारोह के दौरान पुराने संसद भवन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत की विरासत और महत्व को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। यह नामकरण न केवल अतीत को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि भावी पीढ़ियों को उन महान नेताओं से भी जोड़ता है जो कभी यहाँ संविधान सभा में एकत्र हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन इंस्पिरेशन को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज जबकि हम संसद के पुराने भवन से नए भवन में जा रहे हैं, हम सबके अंदर भारत को विकसित देश बनाने की इच्छा है। आज भारत नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। विश्व भारत की इस बढ़ती ताकत को समझ चुका है और वे भारत की ओर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल चुका है, इच्छित परिणाम जल्द मिलेंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतनी जल्दी मिलेगा। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी आगमन होता है तो अनेकों सौगात के साथ काशी की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। 23 सितंबर को इस बार भी पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर होंगे और इस दौरान तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का तोहफा बनारस वालों को फिर से मिलने जा रहा है। और उसमें सबसे खास है वाराणसी का गंजारी राजा तालाब में तकरीबन 325 करोड़ से अधिक रुपए में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर इसकी आधारशिला रखेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस स्टेडियम में काशी की संस्कृति और शिव की भी झलक देखने को मिलेगी। गंजारी में बनने जा रहा वाराणसी का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम काफी आकर्षक होगा। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। ऐसे में वाराणसी में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम को खास तौर पर शिवमय बनाया जा रहा है। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। नए संसद भवन में आज सदन की कार्यवाही होना है। इससे पहले मंगलवार की सुबह सभी सांसद पुराने संसद भवन पहुंचे। यहां सांसदों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान गुजरात के बीजेपी सांसद नरहरी अमीन अचानक बेहोश हो गए। हालांकि कुछ ही देर में उनकी हालत में सुधार हो गया और वह दोबारा फोटो सेशन में शामिल हो गए। पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों सदनों के सभी सांसदों ने ग्रुप फोटो सेशन करवाया। फोटो सेशन के बाद पुरानी संसद से विदाई से पहले सांसदों को गिफ्ट पैकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही उनको एक डाक टिकट, एक सिक्का, संविधान की कॉपी गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके बाद पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर पुराने भवन से नए में जाएंगे। फोटो सेशन के दौरान पहली पंक्ति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इसरो का चर्चित सूर्य मिशन आदित्य L1 लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब आदित्य L1 ने पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट को अलविदा कह दिया है और सूरज की ओर बढ़ चला है। इसने धरती और सूरज के बीच लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 पर पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक
कक्षा बदल ली है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि रात 2 बजे ऑर्बिट बदलने की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसरो कहा आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट एक इंसर्शनटी L1I मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और L1 की ओर जाने वाली राह पर है। इसे 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने यह भी बताया है कि धरती के अलावा अंतरिक्ष में किसी दूसरे खगोलीय पिंड के लिए यह 5वीं सफल यात्रा है। इसके पहले 3 बार चांद पर और 1 बार मंगल ग्रह पर इसरो ने अंतरिक्ष यान भेजा है। कनाडा बेस्ट पंजाबी सिंगर शुभ का मुंबई में इस महीने के आखिरी दिनों में शो होना था, लेकिन उनके द्वारा भारत का विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर डालने से उनका विरोध हो रहा है। वहीं बताते हैं कि भारत में कार्यक्रम को प्रायोजित करने वाली कंपनी बोट ने भी उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। कंपनी बोट ने अपने बयान में कहा कि अविश्वसनीय संगीत समुदाय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सच्चे भारतीय ब्रांड है, इसलिए जब हमें इस साल की शुरुआत में कलाकार शुभ द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में पता चला तो हमने दौरे से अपना प्रायोजन वापस लेने का फैसला किया। गौर हो कि भारत के विवादित नक्शे को लेकर कनाडाई मूल के सिंगर शुभ का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। पहले मुंबई में उनके कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े गए थे। पहले भाजयुमो के सदस्यों ने मुंबई में कनाडाई गायक शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर हटा दिए थे। बलात्कार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर युवक युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध हो और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हो तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ बलात्कार के आरोपी को बड़ी राहत दी। आरोपी प्रेमी के खिलाफ निचली अदालत में रेप का केस चल रहा था। आरोपी प्रेमी जियाउल्लाह ने निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ अर्जी स्वीकार कर ली। गौर हो कि उत्तर प्रदेश के संतक बीर नगर में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ महिला थाने में बलात्कार का केस दर्ज कराया। युवती द्वारा दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक उसकी बहन की शादी 2008 में गोरखपुर में हुई। उस दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, उससे प्रेम हो गया। फिर परिवार वालों की सहमति से उसका प्रेमी उससे मिलने उसके घर आने जाने लगा। प्रेम इतना गहरा हो गया कि यह रिश्ता शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। दोनों के बीच 2013 से शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। इसके बाद युवती ने कहा कि मेरे परिवार वालों ने बिजनेस के लिए उसे सऊदी अरब भेजने में मदद की, लेकिन जब वह वहां से लौटा तो बदल गया और उससे शादी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर युवती ने उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया।